मम प्रिय छात्र छात्राओं कक्षा नवीं के मेरे प्रिय सजग बच्चों, हम लोग कौन सा पाठ पढ़ रहे थे मालूम है तुम लोगों को? हम लोग 1.3 अपूर्व अनुभव ये पढ़ रहे थे, ठीक है ना? तो पाठ पूर्ण हो चुका है बेटा। अब इसके देख लो अभ्यास के प्रश्न। आ जाओ। पेड़ पर चढ़ना एक सुखद अनुभव है, इस पर अपने विचार रखिए और बताइए कि यास्वी चांद इस अपूर्व अनुभव से वंचित क्यों था। पाठ पूर्ण का किया जा चुका है और तुम लोग इसका उत्तर पुस्तक देख करके लिखना भी है। हाँ, ये तुम्हारा कर्तव्य है। आ जाओ द्वितीय प्रश्न। तो चांद ने मां से कहा कि वह यास्वी चांद के घर डेनेन चोखू जा रही है। यह बात कहते हुए उसकी नजरें जूतों के फीते पर क्यों अड़ी रही? वह कौन सी स्थितियां होती है जब आप अपने बड़ों से आंखें चुराते हैं? ये लिखिए। प्रश्न क्रमांक द्वितीय। तृतीय देखो बेटा। तो चांद की हार्दिक इच्छा थी कि यास्वी चांद उसके पेड़ पर चढ़े। आपके अनुसार वह कौन कौन से कारण रहे होंगे जिसकी वजह से तो चांद उसे अपने पेड़ पर चढ़ाना चाहती थी? चतुर्थ। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना। यास्वी चांद के इस कथन को ध्यान में रखते हुए पेड़ पर चढ़ने के बाद हुई खुशी को अपने शब्दों में लिखिए। पंचम। तो चांद द्वारा यास्वी चांद को पेड़ पर चढ़ाना एक जोखिम भरा काम था। आपके अनुसार तो चांद का यह कार्य उचित था या अनुचित? अपने विचार रखिए। ये रहा प्रश्न पंचम। षष्ठ। दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम से पेड़ पर अपने मित्र को चढ़ाने के बाद तो चांद और यास्वी चांद को जिस प्रकार की खुशी हुई उसे अपने शब्द में लिखिए। अंतिम सप्तम प्रश्न है बेटा। यास्वी चांद के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। सोचकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? क्यों ऐसे शब्दों का प्रयोग किया? ये 7 प्रश्न है। पाठ जैसा तुम लोगों को पढ़ाया गया है उसके अनुसार उत्तर खोज करके तुमको पूर्ण करने हैं। तुम जानते हो बेटा कि मैं उत्तर लिखवाता नहीं हूं। समस्या का निराकरण मेरे द्वारा करा लो, प्रश्नों के उत्तर बतला दूंगा, परंतु प्रश्नों के उत्तर तुम्हें ही लिखने हैं। अब देखो पाठ के आगे, इसमें भी कितने प्रश्न हैं? 4। इनको भी करने हैं। याद रखो, कोई भी
प्रश्न छोड़ोगे नहीं, महत्वपूर्ण है। अब आते हैं भाषा के बारे में। हाँ, इसको बताऊंगा। देखो, भाषा के बारे में क्या लिखता है? द्विशाखाति पाई जैसे शब्दों का उल्लेख इस पाठ में हुआ है। इन शब्दों का पहला पद संख्यावाची विशेषण। इस तरह के शब्दों से बने संख्यावाची पदों को द्विगु समास भी कहते हैं। देखना, जब संख्यावाची पदों के किसी विशेष अर्थ का बोध होता है तब वही बहुवचन समास होता है। जैसे दशानन, देख लिया। द्विगु और बहुव्रीहि समास के 5 उदाहरण लिखिए। पहले हम ये तुमको समझा दें कि विशेषण क्या। कोई बता सकता है विशेषण किसको कहते हैं? परिभाषा या लक्षण? कोई जरूरी नहीं है परिभाषा। लक्षण यदि जानते हो तो वही परिभाषा। किसको कहते हैं? विशेषण किसको कहते हैं? यही तो बात है। प्राथमिक व्याकरण तुमको नहीं मालूम, तब उच्च माध्यमिक का व्याकरण कैसे समझ में आएगा? अब बताओ, समास जो बताया जा रहा है उसके पीछे विशेषण आया है पहले कि किसको द्विगु समास और किसको बहुव्रीहि समास कहा जाएगा, उसकी क्या विशेषता है। तो उसके पहले अपने को जानना है विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। यही लक्षण है बेटा, और यही परिभाषा है। उदाहरण में दिया, अभी तुम लोगों ने देखा है कि इसका प्रथम पद जो उदाहरण दिया है दशानन, इसका प्रथम पद द्विपद या 2 पद होते हैं बेटा समास। पहला पद यदि विशेषण हो और दूसरा पद संज्ञा हो, तब वो संख्यावाची शब्द, पहला पद विशेषण संख्यावाची हो तो हम उसे द्विगु समास कहेंगे। याद रखना, यदि पहला पद किसी अन्य का बोध कराता है तो ऐसे समास को बहुव्रीहि समास कहते हैं। और देखो, इसी में ये तो नहीं बता रहा, परंतु मैं तुम्हें बता देता हूं। तीसरा प्रथम पद यदि विशेषण द्वितीय पद संज्ञा हो तो इसे कर्मधारय समास भी कहा जाता है। तो समझ में आ गया? समास जो है तुम्हारे कोर्स में है, और कितना अच्छा बताया कि किसको कहते हैं द्विगु समास, किसको कहते हैं बहुव्रीहि समास, और किसको कहते हैं कर्मधारय समास। बताया ना बेटा? तो ध्यान रखना। दशानन का पहला पद दस है और द्वितीय पद है आनंद। तो 10 जो है संख्यावाची है और आनंद संज्ञा है, इसलिए दशानन को हम
द्विज समास कह सकते। अच्छा, पूरा पद को दशानन का नाम जैसे तुम लोग सुनते हो तो फट से पता चल जाता होगा तुम लोगों को, अरे हाँ दशानन कहा माने रावण ने वो करे 10 ठनमुड़ी ही से, ऐसे भी जान जाता ना। तब इनमें रावण देह का नहीं देवा है, दशानन भर देह है ना। तो जो अन्य का बोध करा दे ऐसे शब्दों को बहुब्री समास कहते हैं। समझ आया ना बेटा? तो 3 ठो समास तुमको बताया, बहुब्री, द्विगु, कर्मधारय। ठीक है, आगे देखो। द्वितीय, नीचे दी गई पंक्तियों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। जितना पाठ महत्व है उतना ही महत्वपूर्ण उसके व्याकरण है। हाँ, व्याकरण यदि तुम्हारा ठीक से हो गया तो समझ जाओ कि तुम अच्छे से पठन पाठन लेखन और वाचन भी कर सकते हो, अशुद्ध नहीं होगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखो। द्वितीय कहता है यास की चांद डाल के सहारे खड़ा था, कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? उस दिन यास की चांद ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यास की चांद की खुशी होते हुए कहा। ठीक है ना? अब इस पूरे अंश में कहीं पर विराम चिन्ह वगैरह नहीं लगाया है। तो विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं तुम लोग जानते हो क्या? अल्प विराम, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, है ना? इन विराम चिन्हों को लगाना है। लगा लोगे ना? आ जाओ प्रश्न क्रमांक 3। इस भेद का पता ना तो चांद को के माता पिता को था और ना यास की चांद के को। इस वाक्य में भेद शब्द का प्रयोग राज या गुप्त बात के लिए हुआ। देखिए ना, विशेष शब्द है भेद, गुप्त बात के लिए हुआ। भेद शब्द का प्रयोग कई बार अंतर बताने के लिए भी, पशु में भेद होता है इस प्रकार बताने के लिए भी, आदि के लिए होता है। देखा ना, संज्ञा शब्द के 3 भेद होते हैं। ये आप ही भेद शब्द के विभिन्न अर्थों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाए। तो भेद का मतलब समझ गए ना? अंतर भी है, रहस्य भी है ना? चतुर्थ, कुछ क्रियाओं से संज्ञा शब्द बनते हैं। देखा बेटा? अच्छा ये बताओ क्रिया क्या है?
अब बताओ, तुमको क्रिया नहीं मालूम और इसको पढ़ते आए बेटा प्राइमरी स्कूल से। हैं? प्राथमिक शाला में क्रिया के परिभाषा बताया जाता है, फिर आ गए माध्यमिक में और आ गए अब उच्च माध्यमिक में। जिससे किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसी का नाम क्रिया। तो ये प्रश्न कहता है कुछ क्रियाएं संज्ञा शब्द बनते हैं क्रियाओं से, जैसे रोना से रुलाई, धोना से धुलाई इत्यादि। इसी तरह से बेटा है ना, आई प्रत्यय कुछ इस तरह की क्रियाओं से संज्ञा शब्द बनाइए और देखिए कि इसके लिए उसमें किस तरह के परिवर्तन या बदलाव होती है। ठीक, ये प्रश्न कर लेना बेटा, हाँ बहुत जरूरी है। ठीक है।